मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। व्हाट इज़ एन एटम। एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते। ये पहले की डेफिनेशन थी, अभी तो फिलहाल हम डिवाइड कर पाते हैं, बट इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर आप बात करें परमाणु की, तो आप ये समझिए कि पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते रहें, छोटा करते रहें तो एक ऐसी लिमिट आएगी कि उसके बाद हम उसको छोटा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु कहलाती है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, हमने कोई भी बिल्डिंग बना दी, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है, अगर इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर इस बिल्डिंग को जिसने बनाया वो है ईंट, ठीक है ना। तो जो इस हिसाब से जैसे ईंट का रिश्ता इस बिल्डिंग से है, वैसे ही एटम का रिश्ता होता है किससे? मैटर से, पदार्थ से, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पहाड़ है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चट्टान है, और उसका अगर सूक्ष्मतम इकाई हम बात करेंगे तो रेत का छोटा सा जो कण होता है वो बनाता है, ठीक है। तो जो रेत का कण है वो कितना छोटा होता है। वैसे तो रेत के कण हम देख सकते हैं, लेकिन हम एटम को नहीं देख पाते। अभी हम अगले टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि रेत का कण तो एक तरीके से जैसे वो उस चट्टान को बनाने में हेल्प कर रहा है, ऐसे ही एटम जो है वो पदार्थ को बनाने में, मैटर को बनाने में हेल्प कर रहा है। एटम को हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो परमाणु होता है ये कितना छोटा है। ये परमाणु इतना 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 ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब सिंपल अपनी आँखों से नॉर्मल नहीं देख पाते। स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करके बहुत 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 बड़े लेवल पे ये तब देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते कि वो कितना छोटा है। आप अपने दिमाग में एक आइडिया लगाएं कि इतनी छोटी चीज़ है, वो इतनी छोटी नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी होते हैं परमाणु, और उनको हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो अब उनको मापने के लिए, जैसे भाई उनका रेडियस कितना है, रेडियस मतलब त्रिज्या। जैसे मान लो हमने परमाणु को, एटम को मान लो स्फेरिकल मान लिया, ठीक है ना। तो स्फेरिकल माना तो उसकी कोई रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, है ना। तो त्रिज्या को हम किस में मापेंगे? तो वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि परमाणु त्रिज्या जो होती है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, उसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। और जो 1 नैनोमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको थोड़ा करके दिखाती हूँ कि आपको 1 मिलीमीटर दिखाई देता है ना, छोटा सा। 1 सेंटीमीटर तो पता है ना आपको। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 टुकड़े दिखते हैं आपको, 10 भाग होते हैं ना उसके। उसका जो एक भाग है वो 1 mm होता है, और वो जो 1 mm होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप सोच के देखो 1 मीटर कितना था, कितना होता है 1 मीटर, पता है ना आपको। एक हाथ पूरा बड़ा कर देते हो आप तो 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर का जब हमने 1/1000वां हिस्सा किया तो क्या आ गया? मिलीमीटर, ठीक है ना। वो कितना छोटा होता है 1 मीटर के कंपैरिजन में मिलीमीटर। अब आप सोच के देखो ये उसका कितना हो गया, 1000वें का भी 1000वां, मिलीमीटर के 1000वें का भी 1000वां, कितना 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 छोटा होगा। तो इसका मतलब एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। अब आते हैं हम कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि कौन त्रिज्या कितनी है हाइड्रोजन के एटम की या किसी और मॉलिक्यूल की, तो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, सेब आपको दिखाई देता है। सेब जो होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन का जो एटम है वो कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। ये बात समझ रहे हो आप? बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और इस तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल देखो, अब हमने शुरुआत की सेब से। सेब आपको दिखाई देता है 10⁻⁻1 है। चींटी मतलब कीड़ी आपको दिखाई देती है, वो 10⁻³ है। रेत का कण, बिल्कुल सूक्ष्मतम कण, जो बिल्कुल हल्के से पानी में घुले हुए दिखाई देते हैं आपको। घुलता तो है नहीं रेत, लेकिन फिर भी वो कण दिखाई देते हैं, वो 10⁻⁴ हैं। हीमोग्लोबिन अणु उससे आधा है, 10⁻⁴ था, वो 10⁻⁸ है, तो उससे बिल्कुल और भी ज़्यादा कम हो गया। और उसके बाद अणु अभी आएंगे आपके। जब एटम मिलते हैं तब अणु बनता है, तो वो थोड़ा बड़ा होता है एटम से, क्योंकि उसमें एटम और एटम मिल रहे हैं, ठीक है ना।
ग्रुप बना रहे एक तरीके से, आप ये समझ लो। तो इस वजह से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एटम से, और उसके बाद एटम का साइज दिखाया 10⁻⁻10। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होता है एटम का साइज। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इनको जो एटम होते हैं कैसे हम इनको समझते हैं कि ये किसका एटम है, तो उसके लिए सिंबल निर्धारित किए गए हैं। शुरुआत में अलग अलग तत्वों के अलग अलग प्रतीक बनाए गए थे बहुत शुरुआत में। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे हो, डाल्टन ने कुछ जो तत्वों के प्रतीक बनाए थे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अभी यूज़ नहीं होते, तो आपको इनको कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हैं ये जस्ट ये बताया गया है कि ऐसे टाइप के सिंबल यूज़ किए जाते थे पिछले डाल्टन ने जब बताया था तब। अब ये इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब क्या इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे उसने बोला कि हाइड्रोजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन, देखो हिंदी में भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं बेटा। हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हीलियम का, हीलियम का He। बेटा अब आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ, जब भी आप कोई एलिमेंट लिखेंगे, ये तत्वों के नाम हैं, ये तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो आएंगे, जब भी हम कोई तत्व का सिंबल लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। अगर उसमें एक ही लेटर है तो वो कैपिटल होगा, और अगर उसमें दूसरा लेटर है तो वो स्मॉल होगा। जैसे हीलियम के अंदर 2 लेटर था तो हमने पहला वाला तो कैपिटल किया, दूसरा वाला स्मॉल किया। इसी तरीके से हम आगे सिंबल लिखेंगे। जैसे आपने जो सुने होंगे उन तत्वों के नाम बता देते हो। आपने लोहा सुना है ना लोहा। तो लोहा जो होता है, लोहा का सिंबल होता है F और E, ठीक है। जिंक सुना होगा आपने, ठीक है ना, क्या सुना होगा, जिंक। तो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। चांदी सुनी है आपने, चांदी, तो चांदी का सिल्वर का क्या होता है सूत्र, A और G। सोना का सूत्र क्या होता है, AU, ठीक है। केमिस्ट्री में इनके अलग अलग सिंबल हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। कब तक याद होने चाहिए, कहाँ तक, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए, उनकी परमाणु संख्या, उनका नाम। तो अगर एक सारणी आएगी, वो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि आपको एक सारणी आएगी, वो सारणी याद करनी है आपने। सारणी मतलब टेबल याद करनी है, जिसके अंदर क्या क्या लिखा होगा। पहली बात एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, दूसरा तत्व का नाम, तीसरा उसका सिंबल, जो एलिमेंट का सिंबल होगा जैसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है ना। तो कम से कम ये जो 3 चीजें हैं ये तो याद हो। बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बाद में आएंगे आपके चैप्टर में, वो हम पढ़ लेंगे। तो एटॉमिक नंबर, तत्व और सिंबल आपको कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक हैं, ठीक है। ये आपको दिखा दिए जाएंगे कि ये वाले आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि आजकल हम तत्वों के लिए नाम यूज़ करते हैं। जैसे उसने कुछ तत्वों का यहाँ पे वर्णन किया है, तो आप इनको जिनके आपको सिंबल दिखाए गए हैं उनको तो आप याद कर ही सकते हैं। देखो जैसे एल्युमिनियम के लिए क्या है, Al, आर्गन के लिए क्या है, Ar, बेरियम के लिए Ba, बोरॉन के लिए B। तो आपको ये वाले सिंबल तो याद करने ही है, क्योंकि ये तो सारणी में दे ही रखे हैं। प्लस में 1 से 20 वाले हैं, उसमें 1 से 20 वाले इसमें आ चुके हैं कुछ तो, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि जो हमारे पास ये एटम होते हैं, इनका कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। जो एटम होता है द्रव्यमान, उसका कितना होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि द्रव्यमान किस चीज़ को बोल रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, वेट को एक तरीके से द्रव्यमान समझ लीजिए। तो वेट जो होता है, जैसे हमारे में कितना वजन है, वैसे परमाणु में कितना है, उसे द्रव्यमान बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है किसके कंपैरिजन में निकाला गया बेटा, क्योंकि देखो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। अब आपको ये लाइन छोटी करनी है,
तो आप कैसे करेंगे? ये छोटी लाइन करनी है आपको, तो आपने इससे बड़ी लाइन खींच दी, और अगर आपको इसको बड़ा करना था तो एक छोटी लाइन खींच देते। इसका मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन। जब कंपैरिजन होता है तो हम रेफरेंस वाइज किसी दूसरी चीज़ को लेते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ बताते हैं कि ये कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब हमने परमाणु द्रव्यमान का जो काम था कैलकुलेशन करना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक रेफरेंस बनाया। रेफरेंस का मतलब जिसको हम ये लगा सके कि भाई इसको देख के हम दूसरे का लगाएंगे कि कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी एक लाइन खींची थी, उस लाइन वो छोटी थी बड़ी थी, वो इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि वो दूसरी लाइन क्या है, कितनी बड़ी है। ठीक है, तो रेफरेंस में हमने कौन सा वाला एलिमेंट लिया? सबसे पहली बात हमने कार्बन तत्व लिया। कौन सा तत्व लिया? रेफरेंस कार्बन तत्व लिया। और कार्बन में भी कौन सा? उसका जो समस्थानिक आइसोटोप है 12, कार्बन 12। 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो 12 है। ठीक है, तो जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 वाले कार्बन के हिसाब से हम निकालते हैं अलग अलग तत्वों का। ठीक है, तो ये कैसे किया, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर आते। देखो अभी आपको यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारा कि शुरुआत में कैसे हमने किया, रेफरेंस कैसे माना है। देखो 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 के समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। ये मैं क्या बता रही थी आपको? वही बता रही थी कि कार्बन 12 आइसोटोप को रेफरेंस माना गया था। कब माना गया है? 1961 में। अब उसको मान लिया रेफरेंस, तो किसी और तत्व को हम कैसे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब हमने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन का हमें पता है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि हाइड्रोजन का वैसे होता है 1, उसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। तो अगर इसका मैं बताऊं कि हाइड्रोजन का कार्बन के हिसाब से लिखूं तो कितना है ये कार्बन का? 1/12 ऑफ किसका? जितना एक एटम का जो कार्बन 12 वाला था उसका कर दो। तो कार्बन 12 के आइसोटोप का कितना था? 12 ही था। 12 का 1/12 कर दिया, सॉरी 12 का 1/12 का यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? 1 आ गया ना। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है कार्बन के हिसाब से? 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से अगले वाले पे जाएं तो अगले वाले का क्या है? देखो अगले वाला है हमारा कौन? अगला वाला है हमारा हीलियम, और हीलियम का होता है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना करेंगे कि ये कितना है? ये 1/3 है कार्बन वाले का। 1/3 कैसे है? देखो कार्बन 12 वाले का कितना था? 12, 3, 4, कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया ना। अब बात समझ में आ गई? हमने रेफरेंस माना है कार्बन 12 को और उसके हिसाब से सारों का निकाल लिया, चाहे उससे कम वालों का हो चाहे उससे ज़्यादा वालों का हो। ज़्यादा वालों का समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है, जब हमने मैग्नीशियम का काउंट किया तो मैग्नीशियम का आया 24। तो हमें क्या पता चला कि वो कार्बन 12 वाले से कितना था? वो दुगना था कार्बन 12 वाले से। ठीक है, तो कार्बन 12 वाले का एक एटम का कितना होता है? 12, 12 दूनी 24। ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आ गई कि हम रेफरेंस कैसे ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। कई बार ये रेफरेंस आपने घर पे भी तराजू तोलते वक्त, तराजू में तोलते हैं ना, मान लो हमारे पास बाट नहीं है और हमने किसी को कोई चीज़ देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? मान लो आपके पास 1 किलो का कोई पैकेट पड़ा है, ठीक है ना। आप क्या करोगे? वो 1 किलो का पैकेट रखा है, भैया देखो ये 1 किलो का पैकेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ 1 किलो का है, और बाकी दूसरी साइड में वो 1 किलो चीज़ तुल जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ? ये आपने रेफरेंस बना के किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कार्बन 12 आइसोटोप को, समस्थानिक को, हमने वहाँ पर सार्वभौमिक रूप से उसको स्वीकार कर लिया है मानक के रूप में। मानक मतलब रेफरेंस, ठीक है ना। मानक संदर्भ के से हमने इसको माना गया था। सार्वभौमिक का मतलब हो तो यूनिवर्सल, पूरी दुनिया मानती है। कार्बन 12 के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस एटॉमिक
जो मास है, परमाणु जो द्रव्यमान है, उसकी यूनिट क्या है? एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान की यूनिट क्या है? तो पहले तो होती थी AMU, लेकिन आजकल उसको चेंज करके सिर्फ क्या कर दिया है? U। पहले नाम था A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, तो AMU लिखते थे। तो आजकल हमने AMU को छोड़ के सिर्फ क्या लिखना शुरू कर दिया है? U फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है, U। अब कोई आपसे पूछता है कि किसी का भी मतलब एक इकाई, अगर हमने एक AMU बताई या A1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, इसकी परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हो कितनी होगी? 1 AMU कितना होगा? एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1/12 ऑफ 1 एटम मास ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 का एक एटम जो है उसका जितना मास है उसके बटे में कितना कर दो? 1/12 कर दो तो कितना आ जाएगा? एक, अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, कितना था कार्बन का मास? 12, उसका हमने 1/12 किया तो कितना आ गया हमारे पास? 1। तो ये हो गई 1 AMQ की परिभाषा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आज की, हमने जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो कैसे निकाला जाता है, कौन रेफरेंस में रहता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ के परमाणु द्रव्यमान के उदाहरण दे रखे हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, परमाणु द्रव्यमान की यूनिट क्या है? परमाणु द्रव्यमान की यूनिट है U, और ऊपर लिखी हुई थी टेबल में। और हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो परमाणु द्रव्यमान की यूनिट क्या है? U। एटॉमिक मास बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, अभी बताया था, ये रेफरेंस लिया गया है। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो आपको इतना घबराना नहीं है, आपने सिर्फ 1 से 20 तक के सारे याद कर लो। आपके लगभग जितने नाम आएंगे वो सारे 1 से 20 के अंदर ही आ जाएंगे। तो बड़ी क्लासेस में तो और भी ज़्यादा है, लेकिन आपने सिर्फ अभी 1 से 20 तक सारे तत्वों के याद रखने हैं। मैं देख लेती हूँ अगर इसमें कोई सारणी लिखी होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई लिखी है तो यहाँ पर नहीं है, अगले चैप्टर में आती है शायद, अगले चैप्टर में ही आती है बेटा, 4th चैप्टर में आएगी। तो मैं आपको बेटा वो सारणी जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपको याद होनी चाहिए, वो मैं आज भेज दूँगी। सब ने वो सारणी अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है ना, और वो याद करनी है। अगर वो याद नहीं होगा तो मैं जो समझाऊंगी आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज आपका काम क्या है? ये वीडियो देखना, समझना, और उसके बाद जो मैं सारणी भेजूँगी उसको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।